आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेखांकन की आधारभूत संकल्पनाएं, जिसका व्यवसाय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले संकल्पना की बात करें तो व्यापारिक इकाई, ये हमारे बिजनेस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा को या मान्यता को या संकल्पना है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि व्यवसाय के अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी को और व्यवसाय को दोनों को पृथक पृथक बताया जाना चाहिए। दोनों का पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, व्यापारिक इकाई का क्या मानना है, अब आपको समझ में आया। जो व्यापार का स्वामी है, जिसने व्यवसाय प्रारंभ किया, उस व्यापार के स्वामी और व्यापार का अलग अलग पृथक पृथक अस्तित्व होना चाहिए। क्यों? तो देखिए दोस्तों, अगर व्यापार की संपत्तियों को निजी संपत्तियों से व्यापार के दायित्वों को निजी दायित्वों में मिला दिया जाएगा तो बिजनेस के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस का पता लगाना कठिन हो जाएगा। इसलिए व्यवसाय के स्वामी और व्यवसाय का पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मुद्रा मापन की। तो देखिए दोस्तों, मुद्रा मापन की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी लेन देन होते हैं उन सब का लेखा तभी किया जाना चाहिए जब वो मुद्रा से संबंधित हो। जितने भी समस्त लेन देन है उनका लेखा वही लेखे होंगे जो मुद्रा से संबंधित होंगे, जिसका मुद्रा में मापन किया जा सके। जैसे कि मैंने मोहन को 5,000 का रोकड़ माल बेचा। कैसा? रोकड़ माल। तो ये मुद्रा से संबंधित है, तो इसका हम लेखा कर सकते हैं। तो ऐसे लेन देन जिसका मुद्रा के रूप में माप किया जा सकता है, उसका लेखा हम लेखांकन में करते हैं। फिर बात करते हैं सतत व्यापार। तो सतत व्यापार दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है ना। तो देखिए, सतत व्यापार ऐसा व्यापार जो दीर्घकाल तक चलेगा, मतलब लंबे समय तक चलेगा। आने वाले निकट भविष्य में इसका समापन नहीं होगा। हम जब भी देखो दोस्तों, जब भी हम बिजनेस करते हैं ये सोच के करते हैं कि हम बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। क्या ये सोच के करते हैं कि आज शुरू किया कल खत्म कर देगा? नहीं, लंबे समय तक का, भविष्य में जिसका समापन नहीं किया जाए। और इसीलिए हम लंबे समय का सोचते हुए हम संपत्तियों का क्रय करते हैं। जैसे मशीन है, प्लांट है, इसका क्रय करते हैं। अगर हमें लंबे समय तक व्यवसाय नहीं चलाना होता तो हम क्या क्रय करते? हम किराए पे ले लेते। नहीं करते ना क्रय, हम किराए पे भी ले सकते थे। फिर देखिए दोस्तों, हम चौथे बात करते हैं लेखांकन अवधि की। अब देखिए, लेखांकन अवधि क्या होती है। जैसे कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत सरकार ने एक लेखांकन अवधि निश्चित की है, जो कि है 1 अप्रैल से, सॉरी इधर आ जाती हूँ, आपको दिखाई देगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की, जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और 31 मार्च में हमारे वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, मतलब कि खाते क्लोज किए जाते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष बनाना बहुत ही जरूरी है। जैसे दोस्तों, अगर ये माना जाए कि जब बिजनेस से समाप्त हो जाए तब ये वित्तीय विवरण बनाया जाए, तो दोस्तों ये सही नहीं होगा। वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्ष की समाप्ति में बनाना जरूरी है, ताकि हमें प्रत्येक वर्ष के इनकम और खर्चों का पता चलता रहे। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं लागत की। अब देखिए दोस्तों, लागत क्या होती है। लागत की अवधारणा ये कहती है कि बिजनेस के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां है उनको हमेशा लागत मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए। कौन से मूल्य पे? लागत मूल्य पे। मतलब कि जो भी हमने संपत्ति क्रय की है उसको कार्य करने योग्य बनाने में जितनी भी उस पे खर्च हुए, मरम्मत व्यय, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय, उन सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैंने कोई भी 30,000 की मशीन परचेज की, खरीदी, उस पे मैंने 5,000 परिवहन व्यय लगा दिए, 3,000 स्थापना व्यय दे दिए। तो जब दोस्तों मैं इन तीनों को ही जोड़ देती हूँ तो वो मेरा लागत मूल्य होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्विपक्षीयता। द्विपक्षीयता, द्वि यानी 2, पक्षीयता यानी पक्ष। आपको पता होगा बिजनेस के अंतर्गत हमारे 2 पक्ष होते हैं, और इसी पे तो हमारी नींव दिखी है भाई, डेबिट और क्रेडिट। हमारा पूरा अकाउंट ही यही है, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए, हमारा वैसे द्विपक्षीय पर आधारित होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। जो भी लेन देन है
उसका 2 बार लेखा किया जाना चाहिए। हमेशा सॉरी, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आनी चाहिए। जब भी हमारे व्यवसाय के अंतर्गत संपत्ति बढ़ती है तब दायित्व और पूंजी भी बढ़ता है। हमारे इधर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। संपत्ति के बराबर होता है दायित्व और पूंजी। जब भी संपत्ति बढ़ेगी तो दायित्व और पूंजी भी बढ़ेगी। ये दोनों पक्ष हमेशा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष हमेशा समान आने चाहिए। फिर बात करते हैं आगम मान्यता। तो देखिए दोस्तों, आगम मान्यता क्या कहती है कि जब तक हमें आगम प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाना चाहिए। जैसे कि किसी को मैंने 3000 का माल बेचा है, पर जब तक उसका भुगतान नहीं रहा, उसकी इनकम जब तक मेरे हाथों में नहीं आ जाती तब तक उसको पुस्तकों में नहीं दिखा। आज मैं तो दिखा देती हूँ कि भाई 5000 का माल बेचा और मेरे को अब कल को वो सामने वाले ने पैसे ही नहीं दिए तो कहाँ जाओगे भाई। तो पुस्तकों में तब तक इनकम को नहीं दर्शाया जाना चाहिए जब तक वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाए। जब प्राप्त हो जाए उसके बाद ही हमें उस आगम को पुस्तकों के अंदर दर्शाया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आगम व्यय मिलान की। तो देखिए दोस्तों, वर्ष के अंतर्गत जितनी भी आगम है और वर्ष के अंतर्गत जितने भी व्यय है उनका आगम का व्यय से मिलान किया जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि अपना बिजनेस सर्वमान्य है कि हमारे बिजनेस में तो खर्चे होते ही नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जहाँ पर खर्चे नहीं होते। प्रत्येक बिजनेस में खर्चे होते होंगे, पर जब आगम का मिलान व्यय से किया जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में वास्तविक प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है ना, उसी से हमें पता चलेगा कि आगम और व्यय का मिलान करने पर कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस। अगर हम प्रॉफिट को ही जोड़ते जाएंगे तो हमारा जो वास्तविक प्रॉफिट है वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक साइड आगम को रखिए, दूसरी साइड व्यय को रखिए, फिर उस आगम का व्यय के साथ मिलान कीजिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पूर्ण प्रस्तुतिकरण। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण प्रस्तुतिकरण की मान्यता ये कहती है कि जो भी लेखा का जो भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति है, जो निर्णय लेते हैं, इनके आधार पर उन सबको स्पष्ट एवं सही सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। लेखांकन के संबंध में सारी सूचना एकदम स्पष्ट मिलनी चाहिए ताकि वो आसानी से निर्णय ले सके। उनके सामने समस्त सूचनाएं प्रकट की जानी चाहिए, वो भी पूर्ण एवं सही, पूरी तरह से और सही रूप से सूचनाएं प्रकट की जानी चाहिए ताकि वो आसानी से निर्णय ले सके। फिर दोस्तों हम बात करते हैं समनुरूपता। अब देखिए दोस्तों, समनुरूपता की अवधारणा क्या कहती है कि बिजनेस के अंतर्गत हमें एक ही विधि को अपनाना चाहिए। जिस विधि से हम लेखांकन शुरू से कर रहे हैं हमें उसी विधि से लेखांकन किया जाना चाहिए। विधि बदलनी नहीं चाहिए। हमें जो हमारे समान ऐसी कंपनी जो हमारे समान लेखांकन कर रही है, हमारे जैसी विधि से करे, हमें उन्हीं कंपनी से अपने लेखांकन से मिलान करना चाहिए। हमें एक ही विधि के साथ चलते रहना चाहिए और एक ही विधि के साथ चलना चाहिए और एक विधि ही अपनानी चाहिए ताकि भविष्य में हम लेखांकन के अंदर कोई भी गलती ना करें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं रूढ़िवादिता। अब देखिए दोस्तों, रूढ़िवादिता क्या कहती है। रूढ़िवादिता का मानना है कि बिजनेस के अंतर्गत हमेशा प्रॉफिट को कभी भी बढ़ा के नहीं बताना चाहिए। हाँ, हमें पता है कि हमारे इतना लॉस हो सकता है तो उसको तो पहले से दिखाओ, पर प्रॉफिट को कभी भी बिजनेस में मत बताओ, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं। जैसे कि जब मैंने आप एक साथ लिखा विवेकशीलता, इसको विवेकशीलता बताते हैं क्योंकि दिमाग की बात है। ठीक है, तो देखिए रूढ़िवादिता का मतलब हुआ कि बिजनेस के अंतर्गत कभी भी लाभ को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। ओके, और जो भी हानियां होने वाली है हमें संभालना है, उसके लिए पूर्व प्रावधान किए जाने चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सारता। अब देखिए सारता के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ऐसी चीजें जो बिजनेस के लिए उपयोगी नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए सारता की अवधारणा क्या कहती है कि जो ऐसी कहीं
नहीं देगा। तो ऐसे कई तथ्य होती है, चीजें होती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। फिर लास्ट हम आखिरी बात करें वस्तुनिष्ठता की, तो वस्तुनिष्ठता का ये कहना है कि जो छोटी से छोटी भी चीज है उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने किसी को 10,000 का माल उधार बेचा, उसने मेरे को चेक से भुगतान कर दिया। हालांकि हमने डील की थी कि रोकड़ भुगतान होगा, पर उसने चेक से कर दिया, ठीक है। तब हम ये तो नहीं दर्शा सकते कि हमारे पास पैसा नहीं आया है, ठीक है ना। इसलिए उसका संकलन करना चाहिए, उसका सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक छोटी से छोटी बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।